ईरान में अमेरिका के हमलों की डेडलाइन खत्म होने से पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सतर्क किया है। विदेश मंत्रालय ने ईरान में रहने वाले सभी भारतीयों से कहा है कि वो जहां हैं वहीं रहें। उन्हें अगले 48 घंटे तक बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया है। भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि वो बिजली प्लांट और सैन्य ठिकानों से खास तौर पर परहेज करें। सुरक्षा कारणों से बहुमंजिला इमारतों की ऊपरी मंजिलों को खाली करने और निचले हिस्सों में रहने की सलाह भी दी गई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ईरान में लगभग 9000 भारतीय नागरिक रहते हैं। तुर्की के इस्तांबुल में इजरायली वाणिज्य दूतावास के पास गोलीबारी में 3 हमलावर ढेर हो गए। इस वारदात में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। हमलावरों ने इजरायली दूतावास के बाहर एक पुलिस स्टेशन पर फायरिंग की थी। इसके जवाब में पुलिस ने तीनों हथियारबंद हमलावरों को ढेर कर दिया। हालांकि इजराइल के दूतावास में उसका कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। अक्टूबर 2023 में ही इजराइल ने सुरक्षा कारणों से अपने कर्मचारियों को तुर्की से वापस बुला लिया था। 3 चुनावी राज्यों में आज प्रचार अभियान खत्म हो गया। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएगा। असम में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है। वहीं केरल में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ के बीच मुकाबले में कई सीटों पर बीजेपी भी टक्कर दे रही है। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। दूसरी तरफ एक और चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी कर दी है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लगभग 91 लाख मतदाताओं का नाम हटाया गया है। हालांकि लिस्ट आने के बाद भी कुछ जगहों पर हजारों की संख्या में लोग फॉर्म जमा करने के लिए लाइन में खड़े रहे। असम पुलिस ने आज दिल्ली में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी की। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान पवन खेड़ा अपने घर में मौजूद नहीं थे। पवन खेड़ा ने 2 दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे। इस आरोप को लेकर हेमंता की पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। हेमंता ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले पवन खेड़ा अब पुलिस से बचने के लिए हैदराबाद भाग गए हैं। वहीं कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना की। सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार ने कहा है कि आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती। 9 जजों की पीठ के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज केंद्र सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आस्था के विषय न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते, इन्हें कोर्ट तय नहीं कर सकता। केंद्र ने 10 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर लगी रोक को बहाल करने की मांग की है। सरकार ने कहा है कि 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस लिया जाना चाहिए, जिसमें मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को एंट्री की इजाजत दी गई थी। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के लिए फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। विमान ईंधन की कीमतों में आई तेजी के बाद एयरलाइन ने यह फैसला लिया। सरचार्ज 299 रुपए से शुरू होकर 899 रुपए तक लगेगा। ये एयर इंडिया के साथ साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस पर भी लागू होगा। वहीं एयर इंडिया के इंटरनेशनल फ्लाइट्स में सरचार्ज $280 तक बढ़ाया गया है। नई दरें कल यानी 8 अप्रैल से लागू होंगी। डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टाइमर बम और इस बम के फटने से पहले हुए धमाकों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज हम आपके लिए ट्रंप की सबसे नई धमकी को भी डिकोड करेंगे, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि वो एक सभ्यता को मिटा देंगे। वो पूरे ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। मित्रों, इससे पहले ट्रंप ने ईरान को कल यानी 8 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे तक सरेंडर या युद्ध विराम करने की डेडलाइन दी थी। ट्रंप की वार्निंग का मतलब था डेडलाइन खत्म होते ही ईरान पर अमेरिका बड़ा हमला करता, लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान पर बारूदी हमले शुरू हो गए। सबसे पहले आपको ईरान पर हुए हमले और इन धमाकों से हुई तबाही की तस्वीरें ध्यान से देखनी चाहिए। मित्रों, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर आज कई हमले किए, लेकिन 4 हमले काफी बड़े थे। पहला बड़ा हमला ईरान के कौम शहर पर किया गया। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक कौम शहर में ईरान के वर्तमान आयतुल्ला मुस्तफा खामनेई का इलाज चल रहा है। इस हमले से यह संदेश दिया गया कि ईरान की राजनीतिक लीडरशिप को अमेरिका खत्म करना चाहता है। कौम के साथ साथ ईरान के तेल केंद्र यानी खार्क द्वीप पर भी हमला हुआ। खार्क द्वीप में स्थित ईरान के सैन्य ठिकानों पर 50 से ज्यादा हमले किए गए, यानी अमेरिका ने ईरान की आर्थिक शक्ति पर बड़ा प्रहार किया। तीसरा बड़ा हमला तेहरान में ईरान की एलीट फोर्स IRGC के कमांड सेंटर पर किया गया और चौथे बड़े हमले का शिकार बना ईरान का रेलवे। ईरान के कराच, कशन, मियानेह और तबरीज समेत 10 बड़ी रेल लाइंस को तबाह कर दिया गया। मित्रों, इन हमलों ने यह बता दिया कि ईरान को दहलाने वाले ये हमले सिर्फ मजाकी है। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने के बाद होने वाले बड़े हमले अभी बाकी हैं। आखिर डेडलाइन खत्म होने से पहले ट्रंप और नेतन्याहू ने हमले का ऑर्डर क्यों दिया? इस सवाल और इससे जुड़े हालात को भी हम डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये हमले छिपा कर नहीं किए गए, बल्कि पहले बताया गया और फिर ईरान को दहलाया गया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको इजरायली सेना की एक सोशल मीडिया पोस्ट बेहद ध्यान से देखनी चाहिए। मित्रों, इजरायली सेना ने सुबह 11 बजे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया।
इस पोस्ट में लिखा था, हम ईरान के लोगों से अपील करते हैं कि वो ट्रेन से सफर ना करें। सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक वो रेल लाइन और रेलवे स्टेशन से भी दूर रहें। अगर आप रेलवे से जुड़ी किसी लोकेशन के पास पहुंचे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। मित्रों, इस सोशल मीडिया पोस्ट के तकरीबन 5 घंटे बाद ईरान में रेलवे से जुड़ी लोकेशंस पर बड़े हमलों की जानकारी सामने आ गई। यानी इजराइल और अमेरिका के गठबंधन ने ईरान को बताकर हमला किया। ऐसी कार्रवाई को सिर्फ हमला नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रहार भी माना जाता है। अब इन हमलों से जुड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी अमेरिका ने डेडलाइन से पहले हमला क्यों कर दिया? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको ट्रंप की डेडलाइन के जवाब में ईरान की प्रतिक्रिया को बेहद ध्यान से समझना चाहिए। मित्रों, ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने वाली चेतावनी सामने आने के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय के एक बयान से सामने आया। इस बयान में ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा था, हमने अमेरिका के अस्थायी युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अगर अमेरिका स्थायी शांति और ईरान को हुए नुकसान की भरपाई पर बात करना चाहता है तो उसके लिए हम सहमत हैं। ये पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप एक अहंकारी स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। ईरान से मिला टका सा जवाब ट्रंप की ईगो पर चोट करने के लिए काफी था। नतीजा यह हुआ कि ट्रंप ने एक बड़े हमले का ऑर्डर दे दिया जिसे इजराइल से पूरा साथ मिला। ट्रंप के अहंकार से अलग इन हमलों के पीछे एक सैन्य रणनीति भी है। इस अमेरिकी सैन्य नीति को समझने के लिए आपको अमेरिकी फौज की किल चेन पॉलिसी को बेहद ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, इस किल चेन का मूल सिद्धांत है दुश्मन के ऊपर टारगेटेड हमला करना। और टारगेटेड हमला कैसे होगा? टारगेटेड अटैक्स का मतलब होता है दुश्मन के सैन्य से लेकर नागरिक ठिकानों पर हमला करना। इस किस्म की सैन्य शक्ति का एक ही मकसद होता है, बड़े हमले से पहले दुश्मन की प्रतिरोध करने की क्षमता कम कर देना। ऐसा करने से बड़े हमले के दौरान दुश्मन को कुचलना या उसे सरेंडर के लिए मजबूर करना आसान हो जाता है। मित्रों, आज के हमलों में इजराइल और अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के 10 रेल लाइन और पुलों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब ईरान की फौज को अपनी मिसाइलों की आवाजाही के लिए सड़कों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और सड़कों पर ईरानी मिसाइल आसान टारगेट बन जाएगी। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले हुए हमलों की झांकी आपने देख ली, लेकिन ट्रंप का 4 घंटे का टाइमर बम अभी बाकी है। भारतीय समय के अनुसार यह डेडलाइन बुधवार सुबह 5:30 बजे खत्म हो रही है। डेडलाइन खत्म होने के बाद ट्रंप क्या करने वाले हैं, ये समझने के लिए आपको आज के हमलों के बाद ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट को ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्रंप ने लिखा, आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। ये सभ्यता दोबारा खड़ी नहीं हो पाएगी। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब यही विकल्प बचा है। अब ईरान में शासन पूरी तरह बदल जाएगा। आज रात से हम इस दुनिया के इतिहास के सबसे पेचीदा सिस्टम को खत्म करना शुरू कर देंगे। 47 साल का अत्याचारी शासन जमींदोज हो जाएगा। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए, जिस सभ्यता को खत्म करने की बात ट्रंप कर रहे हैं वो दरअसल ईरान का इस्लामिक शासन है। आयतुल्लाह खामनेई की मौत और मुस्तफा खामनेई के घायल होने के बाद इस्लामिक शासन की जड़ कमजोर हो चुकी है और अब ट्रंप इस शासन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का प्लान बना रहे हैं। मित्रों, इस्लामिक शासन की पूरी सभ्यता को ट्रंप किस तरह खत्म कर सकते हैं, इसका जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन पहले आपको इतिहास के कुछ अध्याय दिखाना चाहते हैं। ये अध्याय बताते हैं कि सभ्यताओं को खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। संघर्ष करने वाली सभ्यताओं की एक मिसाल है यहूदी समुदाय। मध्यकालीन इतिहास में यहूदियों ने मुस्लिम सुल्तानों के हमलों को सहा और आधुनिक इतिहास में हिटलर ने यहूदियों को खत्म करना चाहा। जुल्म के हर दौर के बाद यहूदी खड़े हुए और आज उनका देश इजराइल दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। पहले विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन साम्राज्य ने आर्मेनियाई ईसाइयों का वजूद खत्म करने की कोशिश की थी। ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन आर्मेनियाई ईसाई आज भी स्वतंत्रता और सम्मान के साथ इस धरती पर रह रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान को एटम बम से खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन न सिर्फ जापान का वजूद बचा रहा बल्कि जापान ने आर्थिक तरक्की भी की। हालांकि अमेरिकी हमलों के बाद जापान में राजशाही का कद छोटा हो गया और आज जापान में राजा सिर्फ नाम मात्र की अथॉरिटी है। मित्रों, जापान की राजशाही की तरह ट्रंप ईरान से इस्लामिक शासन को खत्म करना चाहते हैं। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग ट्रंप ने किया वो बताता है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद ईरान पर हमला जरूर होगा। इस हमले के लिए अमेरिकी नौसेना ने ईरान के इर्द गिर्द बड़ा चक्रव्यूह तैयार कर लिया। अब हम आपको अमेरिकी नौसेना की इसी तैयारी और तैनाती की डिटेल्स बताने जा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना का यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइकर ग्रुप फिलहाल अरब सागर में मौजूद है। यह इलाका ईरान के नौसैनिक क्षेत्र यानी फारस की खाड़ी के काफी नजदीक है।
अमेरिकी नेवी का दूसरा जंगी बेड़ा यूएसएस गेराल्ड फोर्ड पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात है। यहां से फारस की खाड़ी की दूरी सिर्फ 1000 किलोमीटर है, यानी ये एक दिन से भी कम समय में ईरान की नौसैनिक सीमाओं तक पहुंच सकता है। अमेरिकी नेवी का तीसरा स्ट्राइक ग्रुप यानी यूएसएस जॉर्ज बुश भी अरब सागर में पहुंच चुका है। मित्रों, इतनी बड़ी नौसैनिक तैयारी और तैनाती के जरिए वाकई ट्रंप कम समय में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा क्यों माना जा रहा है, ये समझने के लिए आपको अमेरिकी नौसेना के इन 3 बेड़ों की कंबाइंड फोर्स यानी कुल सैन्य ताकत को गौर से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, इन तीनों जंगी बेड़ों को अगर साथ मिला दिया जाए तो ईरान के इर्द गिर्द अमेरिका के कुल 22,000 नौसैनिक तैनात हैं। इतना ही नहीं, तीनों बेड़ों पर कुल 225 विमान भी तैनात हैं। 225, जिनमें से 150 हमला करने की काबिलियत रखते हैं। बाकी विमान निगरानी और सैनिकों की तैनाती यानी उन्हें युद्ध क्षेत्र में उतारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन तीनों जंगी बेड़ों के पास फिलहाल लगभग 2000 मिसाइल मौजूद है। अमेरिका ने अब तक ईरान पर तकरीबन 1000 मिसाइल दागी हैं। जरा सोचिए, 1000 मिसाइल ने ईरान की राजनीतिक कमान से लेके सैन्य ताकत को इतना नुकसान किया तो 2000 मिसाइल कितना बारूद बरसाएंगे। मित्रों, ट्रंप ने ईरान के इस्लामिक शासन को बर्बाद करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी ताकत और ईरान के प्रतिरोध के बीच टक्कर के अंतिम अध्याय का संभावित नतीजा समझने के लिए आपको स्वतंत्र थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर का आंकलन गौर से देखना चाहिए। मित्रों, इस आंकलन में कहा गया है कि ईरान के मिसाइल लॉन्च करने वाले उपकरण भले ही कम हो गए हों, लेकिन ईरान की मिसाइल और ड्रोन भंडार का तकरीबन 45 से 50% हिस्सा अब भी सुरक्षित है। हथियारों का यह भंडार ईरान के प्रतिरोध को बढ़ा सकता है। हालांकि आंकलन यह भी बताता है कि अंतिम बड़े प्रहार से ईरान की सैन्य ताकत काफी कम हो जाएगी। अमेरिका चाहे तो इस बड़ी स्ट्राइक के दौरान हॉर्मुज के मोर्चे पर हमला कर सकता है। हॉर्मुज से ईरानी कंट्रोल खत्म होना ही वो स्थिति होगी जब ईरान की राजनीतिक और सैन्य कमान के हौसले टूट जाएंगे। जिस हॉर्मुज का आंकलन थिंक टैंक की रिपोर्ट में किया गया है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्रंप के अगले प्लान का भी हिस्सा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप के इरादों को समझने के लिए आपको अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। ईरान की सरकार हॉर्मुज के जरिए आर्थिक दोहन कर रही है। हम आपको बता दें कि हमारी क्षमता से ईरान को ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा। अगर ईरान सोच रहा है कि वो हमारा या हमारे मित्रों का आर्थिक नुकसान बढ़ाएगा तो वो गलत है। मित्रों, हॉर्मुज के साथ साथ ट्रंप के टाइमर बम यानी अंतिम प्रहार से जुड़ी एक और तस्वीर आज सामने आई। ये तस्वीर है अमेरिका के बोइंग नाइट वॉच विमान यानी डूम्सडे प्लेन की। कहा जाता है कि जब कोई विकट परिस्थिति आती है तभी अमेरिकी राष्ट्रपति का ये विमान हवा में नजर आता है। इस बार ये विमान अमेरिका के नेब्रास्का में नजर आया। ये विमान हवा में उड़ता एक कमांड केंद्र कहा जाता है। इस विमान से उड़ान के दौरान भी अमेरिकी राष्ट्रपति सैन्य हमलों का हुक्म दे सकते हैं। इस प्लेन की उड़ान ईरान पर अंतिम प्रहार की टेस्टिंग भी हो सकती है। डीएनए मित्रों, जिस तरह आज ईरान पर बमबारी हुई उसने ईरान सरकार को बता दिया कि डेडलाइन के बाद दोगुनी तबाही हुई। इसी वजह से ईरान ने भी दुनिया को अपने इरादे बता दिए। अमेरिका के प्रति ईरानी प्रतिरोध को समझने के लिए आपको ईरान की IRGC से आया बयान गौर से देखना चाहिए। मित्रों, इस बयान में IRGC ने कहा, हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। अपने पड़ोसी देशों से रिश्तों की वजह से हमने अपनी कार्रवाई को दायरे में बांध कर रखा था, लेकिन अब ये दायरा बढ़कर रहेगा। हम अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर हमलों की संख्या बढ़ाएंगे। हमारे हमलों की ताकत और तादाद दोनों दोगुनी हो जाएगी। हमारे प्रहार से अमेरिका और उसके मित्र देशों को सालों तक तेल के लिए तरसना पड़ेगा। हिंदी की एक कहावत है, मरता क्या ना करता, यानी इंसान को जब मौत नजर आती है तो वो कुछ भी करता है। यही हाल ईरान का भी है। ईरान से आया IRGC का बयान बताता है कि अगर ईरान पर बड़ा हमला होगा तो मिडिल ईस्ट में तेल का संकट भी बढ़ेगा। इसका पहला संकेत सऊदी अरब से आया है, जहां ईरान ने एक तेल केंद्र पर हमला किया। इसका क्या महत्व है ये हम आगे बताएंगे। सऊदी अरब के साथ साथ कतर में भी ईरान ने ड्रोन से बड़ा हमला किया। कतर ने हवाई रक्षा प्रणालियों के जरिए ईरानी हमलों से अपनी सुरक्षा की है। मित्रों, अब तक ईरान अरब देशों में स्थित कुछ सिलेक्टेड टारगेट्स पर हमला कर रहा था, लेकिन अब ईरान को अपने वजूद पर खतरा नजर आ रहा है। इसी वजह से ईरान अब ऑल आउट अटैक करेगा, यानी जो जहां मिलेगा उस पर मिसाइल दागी जाएगी। इसी खतरे की घबराहट कतर के विदेश मंत्रालय के एक बयान से सामने आई। आपको भी कतर के विदेश मंत्रालय का बयान ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, इस बयान में कतर ने कहा है, मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। युद्ध जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसके बाद किसी समाधान की संभावना तकरीबन शून्य हो चुकी है।
मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी चुनौतियां पैदा हो जाएंगी जिससे यहां के देश सालों तक निपट नहीं पाएंगे। हमने ईरान को यह संदेश भेजा है कि अपना रुख नर्म करे, वरना अरब देशों के पास भी कोई विकल्प नहीं बचेगा। पिछले 39 दिनों के युद्ध की वजह से दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई तकरीबन 20% कम हो गई है। अगर ट्रंप ने अंतिम प्रहार किया और जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई तो दुनिया का तेल संकट भयानक बन सकता है। मित्रों, ईरान किस तरह और किस हद तक पलटवार कर सकता है, ये समझने के लिए आपको प्रसिद्ध थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट ध्यान से देखनी चाहिए। मित्रों, अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट में पहली बड़ी बात यह लिखी गई है, अगर ईरान की सरकार युद्ध विराम के लिए राजी हो गई तब भी अमेरिका और इजराइल को ईरान में सैन्य अभियान जारी रखना पड़ेगा। रिपोर्ट का आकलन कहता है कि ईरान एक बड़े क्षेत्रफल वाला देश है, इसी वजह से युद्ध विराम के बाद भी IRGC के पास अरब देशों पर हमले का मौका रहेगा। इस कारण मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के मित्र देशों को कम स्तर पर ही सही लेकिन लंबे वक्त तक ईरान से हमलों का सामना करना पड़ेगा। जो खतरे ईरान के पलटवार से जोड़े जा रहे हैं उनसे जुड़ी एक तस्वीर अब से 2 घंटे पहले सामने आई। ईरान की सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया जिसमें इजराइल की तरफ एक MRBM यानी मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा रही है। हालांकि सुरक्षा कारणों से ईरान ने इस मिसाइल का नाम नहीं बताया, लेकिन इसका आकार बताता है कि यह ईरान की खैबर शेकन मिसाइल है। इस युद्ध में दूसरी बार ईरान ने इस खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अब हम आपको ईरान के इस अचूक हथियार की जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, इस मिसाइल की रेंज यानी मारक क्षमता तकरीबन 1500 किलोमीटर है। इस मिसाइल के अंदर 600 किलोग्राम तक का विस्फोटक लोड किया जा सकता है। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक ही इस मिसाइल को घातक बनाता है। इस मिसाइल की दूसरी बड़ी खासियत यह है कि अगर इस मिसाइल के सिस्टम को एयर डिफेंस की भनक लग जाए तो मिसाइल का विस्फोटक ढांचे से अलग हो जाता है। अलग होने के बाद भी यह विस्फोटक धमाका करने की क्षमता रखता है। भारी विस्फोटक और हाइपरसोनिक गति हासिल करने वाली मिसाइलों का युद्ध में इस्तेमाल, ये तथ्य बताता है कि ईरान अब किसी भी हद तक टकराव के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, ईरान में जनपदा यानी सैन्य अभियान के लिए नागरिकों को भर्ती कर लिया गया है। आज ये नागरिक ईरान के परमाणु और बिजली संयंत्रों के आगे ह्यूमन शील्ड बनकर खड़े हो गए, यानी ये हमलों में अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ईरान के इस बर्ताव को देखकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का एक कथन याद आ जाता है। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, अगर हमारी नियति में बर्बाद होना ही लिखा है तो वो कहानी भी हमारे हाथों ही लिखी जानी चाहिए। स्वतंत्र देशों के नागरिक समय के साथ जीते हैं और जब समय प्रतिकूल हो जाता है तो खुद अपनी मृत्यु चुनते हैं। प्रिय मित्रों, ईरानी हमलों के निशाने पर सिर्फ अरब देश ही नहीं है। आज के हमलों के जवाब में ईरान ने इजराइल पर भी मिसाइलें दागी हैं, लेकिन इजराइल अपने मिशन पर डटा हुआ है। इजराइल का एक ही मकसद है, अमेरिका की मदद से ईरान का खतरा पूरी तरह मिटाना। आप कह सकते हैं इजराइल भी सभ्यता मिटाने के निशान पर और मिशन पर है। आज के हमलों के दौरान इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 सोशल मीडिया पोस्ट लिखी। अब हम आपको नेतन्याहू की पोस्ट दिखाने जा रहे हैं ताकि आप इजराइल के इरादों को बेहतर तरीके से समझ पाएं। अपनी पोस्ट में नेतन्याहू ने लिखा, मैं इजराइल के उन बहादुर सैनिकों को सलाम करता हूं जो हमारे दुश्मनों को कुचल रहे हैं। हमने अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ते रहेंगे और अपने मिलिट्री टारगेट पूरे करके रहेंगे। यहां आपको जानना चाहिए, ईरान पर बड़े हमले का ट्रेलर यानी आज की कार्रवाई की शुरुआत भी इजराइल ने ही की थी। इजरायली एयरफोर्स ने सबसे पहले तेहरान स्थित IRGC के कमांड सेंटर पर हमला किया। फिर इजरायली एयरफोर्स ने ही ईरान के रेलवे को निशाना बनाया। मित्रों, इस युद्ध में इजराइल के रोल को समझने के लिए आपको अमेरिकी मीडिया हाउस एक्सियोस का नया खुलासा बेहद ध्यान से देखना और समझना चाहिए। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को युद्ध विराम ना कबूलने के लिए कहा था। नेतन्याहू ने दलील दी थी, अगर ईरान को वक्त दिया गया तो वो अपनी सैन्य क्षमता को दोबारा खड़ा कर लेगा। इससे महीने भर की मिलिट्री कार्रवाई का नतीजा शून्य हो जाएगा। रिपोर्ट में नेतन्याहू को ट्रंप के जवाब का भी जिक्र किया गया है। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने कहा था, अगर ईरान हमारी शर्तों को मान लेगा तो युद्ध विराम पर बातचीत की जा सकती है। नेतन्याहू की दलील की वजह से ईरान और अमेरिका के बीच संवाद का समय लंबा खिंचा। फिर ईरान ने अस्थायी युद्ध विराम से इनकार किया और ट्रंप ने बड़े हमले की तैयारी का ट्रेलर दुनिया को दिखा दिया। आज ईरान में हुई बमबारी से इजराइल का प्लान काफी हद तक साफ हो गया है। अब हम आपको इजरायली प्लान का ब्लूप्रिंट बताने जा रहे हैं। मित्रों, जैसे ही ट्रंप अपने बड़े हमले को हरी झंडी दिखाएंगे, ठीक उसी वक्त इजराइल अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। इजराइल का पहला लक्ष्य ईरान के छोटे परमाणु संयंत्रों को तबाह करना है। नतांज जैसे बड़े संयंत्र बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन इजराइल का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से तबाह करना है। ईरान पर बड़े हमले होते ही इजरायली फौज लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी बड़े स्तर पर बमबारी शुरू कर देगी।
ईरान से मदद की कटौती पहले ही हो चुकी है। इजराइल चाहता है जिस तरह गाजा में हमास को पूरी तरह खत्म कर दिया गया, उसी तर्ज पर हिजबुल्लाह का भी खात्मा कर दिया जाए। इजराइल का मकसद ईरान की आर्थिक गतिविधियों वाले शहरों को भी तबाह करना है, ताकि युद्ध के बाद भी ईरान से आतंकी संगठनों को मदद मिलने की गुंजाइश बिल्कुल भी ना रहे। नेतन्याहू के राजनीतिक करियर के लिए ईरान का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। इजरायली फौज पिछले 3 साल से लगातार युद्ध लड़ रही है। ऐसे हालात में अगर ईरान ने तय किए गए टारगेट पूरे नहीं हुए तो नेतन्याहू के लिए इजराइल में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। डीएनए मित्रों, ट्रंप के फाइनल वॉर का असर ईरान और मिडिल ईस्ट पर तो पड़ेगा ही, दुनिया भी इससे बच नहीं पाएगी। इस युद्ध का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाला है। लेकिन दुनिया पर युद्ध के असर से पहले आपको जानना चाहिए कैसे युद्ध में चुन चुनकर तेल और गैस के केंद्रों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों को एक बार फिर अपनी क्षमता का ट्रेलर दिखाया। खाड़ी देशों को धमकी देने के लिए ईरान ने सऊदी अरब के अल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी को चुना। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद आज सुबह अल जुबैल में भीषण आग लग गई। इस हमले में सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के पेट्रोकेमिकल प्लांट में आग लग गई। अल जुबैल मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। यहाँ पेट्रोकेमिकल, ऊर्जा और स्टील की कई कंपनियां काम करती हैं। मित्रों, अल जुबैल को सऊदी अरब की आर्थिक रीढ़ कहा जाता है क्योंकि ये सऊदी की जीडीपी में 7% का योगदान करता है। अब इतने बड़े औद्योगिक शहर को ईरान ने निशाना बनाया है। सऊदी अरब इस बात का आकलन कर रहा है कि ईरान के हमले में नुकसान हुआ कितना है। हमले में सिर्फ खाड़ी देशों ही में नहीं हो रहे हैं, सऊदी पर हमला करने वाला ईरान भी इसकी चपेट में आया है। ईरान के खिलाफ ट्रंप की फाइनल वॉर शुरू होने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन इजराइल ने पहले ही ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले शुरू कर दिए। इजरायली सेना ने ईरान के शिराज में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। मित्रों, पेट्रोकेमिकल प्लांट किसी भी देश के हों, लेकिन वो पूरी दुनिया के काम आते हैं। सऊदी अरब हो या ईरान, ये ऐसे देश हैं जहां से पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात पूरी दुनिया को किया जाता है। भारत भी सऊदी अरब और ईरान से कच्चे तेल की खरीदारी कर रहा है। ऐसे में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये हमले पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर असर डालेंगे। यहां आपको अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के बारे में भी जानना चाहिए। इसके मुताबिक ईरान युद्ध शुरू होने के बाद तेल और गैस के 72 प्लांट को नुकसान पहुंचा है, 72 को। इनमें से 1/3 यानी 24 प्लांट को काफी नुकसान हुआ है, जिसे ठीक करने में कई साल लग सकते हैं। तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से कच्चे तेल का उत्पादन 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन घटा है। यह भारत के रोजाना तेल आयात का लगभग 2 गुना है। एनर्जी रिसर्च कंपनी रायस्टेड एनर्जी के अनुसार इस युद्ध से खाड़ी देशों के तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को $25 बिलियन यानी लगभग 210 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। यह अनुमान ताजा हमलों से पहले का है। अब इसे हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी से जोड़ दीजिए, यानी खाड़ी देशों के तेल उत्पादन से लेके तेल निर्यात तक ठप है। इससे न सिर्फ खाड़ी देशों की कमाई कम हुई है, बल्कि दुनिया में तेल की सप्लाई भी ठप हुई। मित्रों, अमेरिका के एनर्जी एक्सपर्ट डेनियल येर्गिन ने कहा है, तेल आधुनिक दुनिया की जीवन रेखा है। यह हमारी अर्थव्यवस्थाओं, हमारी सेनाओं और हमारे दैनिक जीवन को शक्ति प्रदान करता है। यह पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। तेल और गैस के इस महत्व के बावजूद इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया जा रहा है। तेल की सप्लाई रोकी जा रही है। यही वजह है कि अब युद्ध को लेकर डरावनी भविष्यवाणी की जा रही है। बौद्धिक आर्थिक सलाहकार फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक युद्ध लंबे समय तक चलने पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इसकी चपेट में आ जाएगी। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार युद्ध नहीं रुकने पर साल के मध्य तक वैश्विक जीडीपी नेगेटिव हो जाएगी, यानी ऐसी स्थिति जहां बेरोजगारी बढ़ेगी, कंपनियों का मुनाफा घटेगा और शेयर बाजार गिरेगा। वैश्विक महंगाई 8% के करीब पहुंच जाएगी, यानी सबसे ज्यादा महंगाई की स्थिति बनेगी। अमेरिका और ज्यादातर विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी में चली जाएंगी। 2026 में खाड़ी देशों पर सबसे ज्यादा असर होगा। उनकी जीडीपी में 8% से ज्यादा गिरावट आएगी। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी कहा है कि युद्ध की वजह से सभी रास्ते महंगाई और कम विकास की ओर जाते हैं। अगर युद्ध जल्दी समाप्त हो जाता है तब भी हालात में सुधार नहीं होंगे, यानी 3 देशों का युद्ध पूरी दुनिया पर भारी पड़ेगा। और अभी तो फाइनल वॉर की शुरुआत बाकी है। डीएनए मित्रों, अमेरिका और ईरान के युद्ध के बीच कभी अमेरिका के करीबी देश रहे फ्रांस ने उसे झटका दे दिया है। फ्रांस के सेंट्रल बैंक यानी बैंक ऑफ फ्रांस ने अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व में रखा अपना सोना निकाल लिया है। फ्रांस ने बारी बारी से अपना सारा सोना अमेरिका से ले लिया है और अब उसका सारा गोल्ड रिजर्व बैंक ऑफ फ्रांस में है। फ्रांस ने अपना सोना क्यों निकाला, ऐसा करके फ्रांस क्या इशारा कर रहा है, ये जानने से पहले आपको पूरी खबर जाननी चाहिए।
फ्रांस ने 26 अलग अलग ट्रांजैक्शन में अपना 129 टन सोना फेडरल रिजर्व से निकाल लिया है। इसके साथ ही अब अमेरिकी सेंट्रल बैंक में फ्रांस का बिल्कुल भी सोना नहीं बचा है। अब फ्रांस के गोल्ड रिजर्व का पूरा सोना यानी 2437 टन सोना फ्रांस के पास सुरक्षित है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि यह सोना अमेरिकी बैंक से निकालकर फ्रांस ने अपने बैंक में जमा कर लिया। इसकी जगह फ्रांस ने पहले अमेरिका में जमा अपने सोने के भंडार को बेचा, उसके बाद यूरोप से सोने के बार खरीदे। इस खरीद बिक्री में भी फ्रांस को जबरदस्त फायदा हुआ। जब दाम ज्यादा था उस समय फ्रांस ने सोना बेचा, जबकि दाम कम होने पर फ्रांस ने सोना खरीद लिया। इस सौदे में फ्रांस को लगभग 15 अरब डॉलर यानी 1,37,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। यह खरीद बिक्री फ्रांस ने चुपचाप की, कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं। इस तरह फ्रांस ने न सिर्फ मुनाफा कमाया बल्कि अपने गोल्ड रिजर्व पर पूरा कंट्रोल भी हासिल कर लिया। डीएनए मित्रों, अब आपको वो कारण भी जानने चाहिए जिसकी वजह से अलग अलग देश अमेरिका में अपना सोना जमा रखते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि फेडरल रिजर्व की तिजोरी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। दूसरे देशों को लगता है कि युद्ध या राजनीतिक संकट के समय उनके देश के बजाय अमेरिका में सोना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। एक और कारण व्यापार में आसानी है। जब देश आपस में सोने का व्यापार करते हैं या कर्ज लेते देते हैं तो सोना एक देश से दूसरे देश ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फेडरल रिजर्व उनका मालिकाना हक बदल देता है, जिससे लेन देन बहुत आसान और सुरक्षित हो जाता है। न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहर सोना व्यापार के केंद्र भी हैं, जहां सोना रखने से जरूरत के मुताबिक तुरंत बेचने या उससे गिरवी रखकर डॉलर जुटाने में आसानी होती है। और चौथा कारण परंपरा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही बहुत से देशों ने अपना सोना अमेरिका में जमा करना शुरू कर दिया था और वो परंपरा बनी हुई है। मित्रों, फ्रांस के द्वारा अपना सोना वापस लेना अमेरिकी अर्थव्यवस्था से भरोसा उठना है। ये ट्रंप की नीतियों पर यूरोप का अविश्वास दिखाता है। इसकी शुरुआत रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद हुई थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया था। इससे दूसरे देशों तक ये संदेश गया कि आगे उनकी बारी भी आ सकती है। रिश्ते खराब होने पर अमेरिका उनका सोना भी जब्त कर सकता है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका और फ्रांस के बीच संबंध बिगड़े हैं। ट्रंप फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पर निजी हमले करते हैं। ईरान युद्ध में साथ नहीं देने पर ट्रंप फ्रांस समेत पूरे यूरोप से नाराज हैं। टैरिफ और ग्रीनलैंड को लेकर भी दोनों देशों के बीच तनाव है। इन हालात में फ्रांस ने सोच समझकर अमेरिका से अपना गोल्ड रिजर्व निकालने का फैसला किया है। डीएनए मित्रों, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने की वजह से जो संकट खड़ा हुआ, पूरी दुनिया इससे उबरने की कोशिश कर रही है। वहीं इस दौर में पाकिस्तान में क्या चल रहा है, आपको यह जानना चाहिए। एक तरफ तो युद्ध की वजह से पाकिस्तान की जनता बेहाल है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 450 के पार है, डीजल 500 के पार है। पाकिस्तान की सरकार ने सारा बोझ जनता पर डाल दिया है, कोई राहत नहीं दी है। इसी बीच मुनीर ने एक बहुत बड़ी चाल चल दी है। पाकिस्तान हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास एक एयरबेस तैयार कर रहा है। यानी जब दुनिया हॉर्मुज़ के खुलने का इंतजार कर रही है, उसी वक्त मुनीर ने हॉर्मुज़ के पास एक नया गतिरोध तैयार करने की चाल चल दी है। सबसे पहले आपको मैप पर देखना चाहिए एयरबेस बन कहां रहा है। पाकिस्तान बलूचिस्तान के जिवानी शहर में यह एयरबेस बन रहा है। यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से लगभग 400 से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम बता दें, ये देखिए ये हॉर्मुज़ है और यहां से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर यह जिवानी एयरबेस मुनीर तैयार करा रहा है। इसी वजह से इसका राजनीतिक महत्व, जो इसकी लोकेशन है, वो इसके महत्व को बढ़ाती है और ज्यादा बढ़ाती है। पाकिस्तान का जिवानी एयरबेस उन समुद्री मार्गों के ठीक पास है जो फारस की खाड़ी और हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर गुजरते हैं। यह एयरबेस उस समुद्री रास्ते के मुहाने पर है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। पाकिस्तान यहां से वैश्विक तेल मार्ग पर निगरानी कर सकता है। यह पाकिस्तान का गेट कीपर साबित हो सकता है, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर होने वाली हर गतिविधि पर पाकिस्तान की नजर होगी। इस एयरबेस के बन जाने पर पाकिस्तान हॉर्मुज़ स्ट्रेट के प्रवेश द्वार को प्रभावित कर सकता है। पाकिस्तान यहां से पूरे मिडिल ईस्ट की निगरानी भी कर सकता है। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान के नए एयरबेस से हॉर्मुज़ स्ट्रेट यानी वैश्विक तेल मार्ग पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आपने समझ लिया, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि पाकिस्तान के इस एयरबेस का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। जिवानी एयरबेस चाबार पोर्ट से महज 100 से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। चाबार पोर्ट भारत की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजना है। भारत ने ईरान के साथ मिलकर चाबार पोर्ट में शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल विकसित किया है, ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया के रास्ते व्यापार किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान के जिवानी एयरबेस के जरिए पाकिस्तान चाबार पर नजर रख सकता है, भारतीय जहाजों की मॉनिटरिंग कर सकता है। युद्ध की स्थिति में चाबार पाकिस्तान का सॉफ्ट टारगेट बन सकता है।
जिवानी एयरबेस से भारत की सप्लाई लाइन खतरे में आ सकती है और इस एयरबेस से तीसरा बड़ा खतरा यह है कि भारत के समुद्री रूट पर पाकिस्तान के साथ चीन की भी मौजूदगी हो जाएगी, क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान इस एयरबेस को चीन के साथ मिलकर विकसित कर रहा है। यहां चीनी एयरफोर्स की भी मौजूदगी संभव है। मित्रों, हम आपको इस बीच में एक और बड़ी खबर बता देते हैं और मुझे लगता है वो खबर बतानी बहुत जरूरी है और वो खबर मुनीर से जुड़ी हुई है। ये खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है और एक होटल से जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है उस खबर को पहले हम बता दें आपको, और वो खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको तब समझ में आएगा कि असल में मुनीर इस युद्ध के दौरान भी कैसे मुनाफा कमाने में लगा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही एक ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएटर यानी मध्यस्थ बन गया है। मित्रों, ये खबर वाकई चौंकाने वाली थी कि जिस देश की दुनिया में जिस देश की कोई हैसियत नहीं है दुनिया में, वो ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता में अहम रोल कैसे निभा रहा है। पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि आखिर ऐसा मुमकिन कैसे हुआ। मित्रों, आज इस सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं। मुनीर के मीडिएटर बनने के पीछे के सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं। डीएनए मित्रों, पूरी दुनिया को लगा था कि पाकिस्तान और ईरान 900 किलोमीटर की सीमा शेयर करते हैं। दुनिया को लगा कि क्षेत्रीय अस्थिरता के खतरे और ऊर्जा सुरक्षा की चिंता में पाकिस्तान ने मध्यस्थता करवाने का प्रस्ताव रखा। दुनिया इसे इस नजर से देख रही थी, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की यह सक्रियता शांति स्थापित करने के लिए नहीं थी। ये तो डॉलर वाली एक डील है। ये लालच, सौदेबाजी और निजी हितों का मिश्रण है। डॉलर वाली इस डील के केंद्र में एक होटल न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में पाकिस्तान की एक सरकारी संपत्ति है, रूजवेल्ट होटल। मुनीर ने इसी होटल को मानो गिरवी रखकर मीडिएटर का टैग खरीदा है। मित्रों, मुनीर ने बैक चैनल के जरिए ट्रंप से मीडिएटर का टैग हासिल करने का आग्रह किया। ट्रंप ठहरे कारोबारी, उन्होंने मुनीर से इसकी कीमत मांग ली। मुनीर को मध्यस्थ बनने की क्या कीमत चुकानी पड़ी, आपको यह देखना चाहिए। फरवरी 2026 में न्यूयॉर्क में स्थित पाकिस्तान के रूजवेल्ट होटल को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक डील साइन हुई। इस डील के तहत अब पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर इस होटल का पुनर्विकास करेगा। अमेरिका और पाकिस्तान दोनों देश इस होटल का पुनर्विकास करके इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे और बढ़ी हुई वैल्यू पर जब यह होटल बिकेगा तो अमेरिका इसमें से एक बड़ा हिस्सा लेकर जाएगा। यानी मुनीर को मध्यस्थ बनने के लिए पाकिस्तान की सरकारी संपत्ति को ही दांव पर लगाना पड़ा, लेकिन यहां अमेरिकी राष्ट्रपति का लालच भी साफ दिखाई दे रहा है। यानी मित्रों, इस युद्ध में ट्रंप चारों तरफ से मुनाफा कमाना चाहते हैं। पहले ट्रंप के ऊपर सट्टा और स्टॉक मार्केट के जरिए मुनाफा कमाने का आरोप लगा। इसके बाद उनके परिवार पर युद्ध के दौरान हथियार बेचकर पैसे कमाने के आरोप लगे और इस बीच जब ट्रंप को मुनीर के मध्यस्थ बनने के लालच का पता चला तो उन्होंने होटल वाली डील करके पाकिस्तान को मध्यस्थ का टैग दे दिया। यानी मित्रों, जिस होटल को लेकर ट्रंप और मुनीर के बीच ये डील हुई है वो कोई आम होटल नहीं है। इस होटल के बारे में आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रंप ने डील के बाद कितने डॉलर का मुनाफा कमा लिया है। इस होटल की शुरुआत साल 1924 में हुई थी। 8 मंजिला इस होटल में 1000 कमरे हैं। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PAI के इस होटल को साल 2000 में खरीदा, लेकिन साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान यह होटल स्थायी रूप से बंद हो गया। आज की तारीख में इस होटल की कीमत 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ट्रंप की नजर 100 साल पुराने इस ऐतिहासिक इमारत पर है और इस होटल में पार्टनर वाली डील के बदले ट्रंप ने मुनीर को मीडिएटर बना दिया। ये मित्रों, युद्ध की आड़ में न जाने क्या क्या खेल चल रहा है। एक व्यक्ति मुनाफा कमाने की फिराक में कुछ भी किए जा रहा है और दूसरी अपनी इमेज सुधारने के लिए जनता के पैसे को किसी और की झोली में डाल रहा है। मित्रों, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। दवाइयों की मुनाफाखोरी कंपनियों की MRP लूट के विरुद्ध हमारा युद्ध आज भी जारी है। कल हमने आपको दिखाया और बताया कि कैसे दवाओं की मुनाफाखोर कंपनियां MRP के नाम पर आम आदमी को लूट रही हैं। आज फिर हमने आपके लिए 3 और दवाओं की कीमतों का टेस्ट किया। हमारे पास ये 3 दवाइयां हैं। इनमें से 2 दवाई बुखार की हैं और एक हाई ब्लड प्रेशर की है। मैं नाम बता देता हूं। एक तो डोलो 650 है, आपके घर पर जरूर रखी होगी। एक पैरासिटामोल है, ये भी आपके घर पर होगी। और तीसरी ये टेल्मा है, ये हाई ब्लड प्रेशर की दवा है। उसे डॉक्टर अक्सर मरीज को इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। हो सकता है आपके घर के बुजुर्ग ये दवा खा भी रहे हो। इसलिए इन जरूरी दवाओं का हमने प्राइस टेस्ट किया। अब हमारे हाथ में 2 पर्चियां हैं और जो हमने कल भी आपको दिखाया था, एक पर्ची तो ये हमारे पास में होलसेलर की है। अब होलसेलर में इन तीनों दवाइयों की स्थिति मैं आपको बता देता हूं। होलसेलर में जो क्रोसिन है, वो दवाई जो हमें मिली वो 26 रुपए के रेट पे मिली, लेकिन MRP इसका 32 रुपए है। टेल्मा, इसका जो रेट है वो
162 रुपए है और MRP इसकी 212 रुपए 94 पैसे है। डोलो 650 mg ये 24 रुपए 11 पैसे पे हमको मिली, लेकिन इसका जो MRP है वो 31 रुपए 65 पैसे। तो ये तो वो है जो कि हमें होलसेल से मिला। अब इसी दवाई को जब हम रिटेलर के पास पहुंचे तब क्या हुआ वो भी देख लीजिए। क्रोसिन हमें मिली 32 रुपए की, टेल्मा हमें मिली 237 रुपए की और डोलो हमें मिली 34 रुपए की। यानी अब आप समझिए और गौर कीजिए, एक ही दवा हमने रिटेलर से खरीदी और होलसेलर से भी। जानते हैं दोनों के दाम में कितने का फर्क है? आप चौंक जाएंगे। दोनों के दाम में बहुत ज्यादा का फर्क है। आज आपको बताएंगे कैसे 4-4 पैसे की गोली, इनके पत्तों के अंदर जो गोलियां होती हैं ना, उनकी कीमत भी आज हमने निकल आई। जब उनकी निकलवाई कीमत तो पता चला कि 4-4 पैसे की गोली 4-4 रुपए में बेची जा रही है। मित्रों, सरदर्द, सर्दी, खांसी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की रेगुलर इस्तेमाल की जाने वाली दवा को भी मुनाफाखोरों ने अपनी जेब काटने का जरिया बना लिया। आपकी कुछ मुनाफाखोर तो उससे भी ज्यादा घातक हैं। ये नकली दवा बनाकर आपकी सेहत और जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए आज हमारा DNA आपको फिर से सावधान करने के लिए है। आज हम मुनाफाखोरी के लिए आपकी सेहत और जेब से खिलवाड़ करने वालों की प्रामाणिक मरम्मत करेंगे। मित्रों, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने कहा है कि जहां बहुत अधिक धन होता है वहां अक्सर मानवता की कमी होती है। मानवता की ये कमी दवाइयों के कारोबार में सबसे ज्यादा दिख रही है। मुनाफाखोर मेडिसिन रैकेट पर आज के बड़े खुलासे से पहले हमको आज के एक्शन की संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं। कल DNA में हमने मुनाफाखोर मेडिसिन रैकेट का खुलासा किया। हमारे अभियान के बाद आज देश के कई राज्यों में एक्शन हुआ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि दवाओं की मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि दवाइयों में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। दिल्ली सरकार जन औषधि केंद्र में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करा रही है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ज्यादा कीमत वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लोग नागरिक हेल्पलाइन और स्वास्थ्य विभाग से शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा गुजरात सरकार ने जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के ड्रग कंट्रोलर ने कहा कि तय दाम से ज्यादा कीमत पर दवा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप जाधव ने भी मुनाफाखोर मेडिसिन रैकेट के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। यानी मुनाफाखोर मेडिसिन माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। जो दवाओं की बेशुमार कीमतें बढ़ाने के बारे में जो उन्होंने बात को उजागर किया है, उसके ऊपर हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय गंभीरता से ध्यान देगा। जहां भी MRP में गड़बड़ियां, मरीजों से ज्यादा वसूली पाई जाएंगी, वहाँ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। औषध नियंत्रण विभाग के अफसरों से मैं कहूँगा कि दवाओं का दाम जो है वो जनता के अनुरूप रखा जाए और जो वास्तव में वही रखा जाए। ये बहुत गलत बात है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और इसके खिलाफ जो संबंधित अफसर है कठोर कार्रवाई करें। हम दवाइयों के ऊपर ऐसे किसी फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं करते हैं। MRP रेटों को भी हम चेक करते हैंगे। अगर ऐसी कोई कंप्लेन आती है तो उस पर हम सख्त कार्रवाई भी करते हैं, चाहे वो नकली दवा के रूप में हो, चाहे वो ऐसी दवाइयों के ऊपर हो। उस पर एक्शन हमारा ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट लेता रहता है। कहीं भी ऐसा मालूम पड़े कि ज़्यादा हमारे पास से ज़्यादा उन्होंने पैसा लिया और दाम लिया, तो खुराक और औषधि नियमन केंद्र जिला कक्षा तक होता है, वहाँ उसको कंप्लेंट करना चाहिए। मित्रों, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि मुनाफे की भूख कानून और इंसानियत दोनों को पीछे छोड़ देती है। दवा बाजार में भी यही हो रहा है। राज्य सरकारें आश्वस्त कर रही हैं कि आम आदमी को लूटने वाले मुनाफाखोरों पर एक्शन होगा। इसके बावजूद MRP वाली लूट जारी है। आज हमारी टीम फिर से दवा दुकानों पर गई। आज फिर हमारी टीम ने दवाइयों की कीमतों का टेस्ट किया। हमने आज पहले वो 3 दवाइयां चुनी जिसका इस्तेमाल आप अक्सर करते हैं। इनमें 2 दवा बुखार की हैं और जो मैंने आपको दिखाई भी, एक तो डोलो है, डोलो 650, और दूसरी क्रोसिन। मित्रों, ये दोनों वो दवाइयां हैं जिन्हें आप चेक करेंगे तो अभी भी आपके घर में हो सकती हैं। इसे बदन दर्द या तेज बुखार होने पर अक्सर इस्तेमाल करते हैं। आपके डॉक्टर के पर्चे पर भी हो सकता है इन दवाओं के नाम लिखे हों। दोनों में पैरासीटामोल है। बुखार, बदन दर्द में इस्तेमाल होने वाली इस दवा को माइक्रोलैब्स लिमिटेड बनाती है। जनवरी 2022 में सिर्फ 1 महीने में करीब 52 करोड़ रुपए की डोलो बिकी। क्रोसिन भी एक पैरासीटामोल है। बुखार, बदन दर्द में इस्तेमाल होने वाली इस दवा को GSK कंज्यूमर हेल्थ केयर बनाती है। जबकि हमारी टीम ने तीसरी दवा खरीदी, टेल्मा। ये भी मेरे हाथ में है। यह हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को दी जाने वाली दवा है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी इस दवा को बनाती है जिसको डॉक्टर मरीजों को प्रिस्क्राइब करते हैं।
मतलब ये तीनों दवाएं अक्सर आम लोगों को इस्तेमाल करते हुए आपने देखा होगा, आप खुद भी कर रहे हो शायद। 3 अलग अलग कंपनियां इनको बनाती हैं, लेकिन इन सब की कहानी एक है। इन दवाओं को खरीदने के लिए हमारी टीम सबसे पहले होलसेलर की दुकान पर गई। वहां पर डोलो 650 टैबलेट का एक पत्ता 24 रुपए में मिला, जबकि उसकी एमआरपी 34 रुपए थी। एक पत्ता क्रोसिन जिसकी एमआरपी 32 रुपए है, वो 26 रुपए 60 पैसे में मिला। और एक पत्ता टेल्मा जिसकी एमआरपी 337 रुपए है, वो 162 रुपए 24 पैसे में मिली। होलसेलर से ये दवा खरीदने के बाद हमारी टीम अब ऐसे रिटेल दुकानदार के पास पहुंची जहां हमारे आपके जैसे लोग दवाइयां खरीदते हैं। वहां भी हमारी टीम ने वही 3 दवाइयां खरीदी। रिटेलर के पास डोलो 650 का एक पत्ता जो हमें 24 रुपए में मिला, वो रिटेल दुकान पर 34 रुपए में मिला। यानी होलसेलर और रिटेलर के यहां दवा की कीमत में 10 रुपए का फर्क आ गया। एक पत्ता क्रोसिन जो हमें 26 रुपए 24 पैसे में मिली, वो रिटेलर की दुकान पर 32 रुपए में मिली। 1 रुपए भी डिस्काउंट नहीं। आप भी जब दुकान पर जाते होंगे तो डोलो क्रोसिन जैसी दवाओं पर डिस्काउंट ना के बराबर होता होगा। हमारी टीम ने एक पत्ता टेल्मा भी खरीदा। होलसेल में यह दवा हमें 162 रुपए 24 पैसे में मिली और इसकी एमआरपी 337 रुपए, जो हमें रिटेल की दवा की दुकान पर 337 रुपए में ही मिली। यानी रिटेलर और होलसेलर के प्राइस में करीब 175 रुपए का फर्क। सोचिए, दुगने से भी ज्यादा है। और ये बिल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये होलसेलर का बिल है और ये रिटेलर का बिल। मित्रों, जिसकी एमआरपी कम थी उसमें 6 से 10 रुपए का फर्क है। आप देख सकते हैं, क्रोसिन है और उसके अलावा डोलो है, इसमें मुश्किल से 6 से 10 रुपए का अंतर पड़ेगा। लेकिन टेल्मा में जब आप देखेंगे तो यहां पर 164 रुपए की ये जो गोली है होलसेल में, वो 337 रुपए एमआरपी पे मिल रही है। 200% से ज्यादा का अंतर। आम लोगों से खुदरा दुकानदार 200% ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। इतनी महंगी दवाइयां खरीदने गए हमारे संवाददाता का क्या अनुभव था, वो भी आपको सुनना चाहिए। इस वक्त हमने ब्रांडेड कंपनी की कुछ दवाइयाँ जो होलसेल रेट है उससे और रिटेल दोनों से खरीदी हैं, जिसमें क्रोसिन 65 mg, टेल्मा, ऑन्डेम और डोलो 65 टैब है। होलसेल का प्राइस एक पत्ते का 254 रुपये आता है, जबकि इन्हीं दवाइयों को अगर रिटेल की दुकान से ख़रीदा जाए तो इसका प्राइस 462 है। यानी कि 200 रुपये ज़्यादा का फ़र्क होलसेल से रिटेल में पहुंचने पे लग जाता है। ये मित्रों, प्रसिद्ध विद्वान जॉन स्टाइनबेक ने कहा है, जब लोग केवल मुनाफे के लिए जीने लगते हैं तो वो इंसानियत खो देते हैं। मुनाफाखोर मेडिसिन रैकेट ने पैसों के लिए इंसानियत का पिंडदान कर दिया। मित्रों, इस मुनाफाखोर नेटवर्क पर एक्शन हो रहा है। अब हम आपको आज की पड़ताल का दूसरा हिस्सा दिखा देते हैं। आज हमने 3 और दवाओं में मुनाफाखोरी की पड़ताल की। आज जयपुर में हमारी रिपोर्टर ने 3 दवाएं खरीदी। मेरी बाईं तरफ पर्ची में आप इन 3 दवाओं के नाम देख रहे हैं। ये हाथ से लिखी पर्ची है क्योंकि होलसेलर ने हमें पक्का बिल नहीं दिया। इसमें एक दवा है मोन्टास एल। ये एलर्जी जैसे नाक बहना, नाक बंद होना, छींक आना, खुजली, सूजन, इस तरीके के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल होता है। होलसेलर ने इस दवा का एक पत्ता हमें 16 रुपए में दिया। इसकी एमआरपी 183 रुपए है। यह दवा इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाती है। दूसरी दवा है ऑर्डिनॉन MD4 mg। ये वोमिटिंग यानी उल्टी रोकने के काम आती है। होलसेलर के यहाँ इसका एक पत्ता हमें 10 रुपए का मिला। इसकी एमआरपी 52 रुपए लिखा है। यह दवा बायोकेम फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज बनाती है। तीसरी दवा ओमेक्सीक्लेव 625 है। यह दवा निमोनिया, साइनस और वायरल संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल होती है। इस दवा का एक पत्ता होलसेलर के यहाँ हमें 80 रुपए का मिला। इसकी एमआरपी 204 रुपए है। एबॉट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ओमेक्सीक्लेव 625 बनाता है। मित्रों, ये वो दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल ज्यादातर लोग करते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, एलर्जी में अक्सर हम इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आज हमने इन्हीं दवाओं में मुनाफाखोरी करने वालों की पड़ताल की। मित्रों, होलसेलर से इन दवाओं को खरीदने के बाद हम रिटेलर के पास पहुंचे। आप मेरी बाईं तरफ रिटेलर की पर्ची देख रहे हैं। मोन्टास एल के 10 टैबलेट का पत्ता हमें 183 रुपए का मिला। याद रखिए, होलसेलर के यहाँ 10 टैबलेट का पत्ता 16 रुपए में और यहाँ 183 रुपए का। इस हिसाब से एक टैबलेट की कीमत 18 रुपए 30 पैसे हुई। ध्यान दीजिएगा, जितने पैसे में होलसेलर ने हमें एक पूरा पत्ता दे दिया, उतने पैसे में रिटेलर के यहाँ हमें सिर्फ एक गोली मिली, एक टैबलेट मिली। यहाँ रिटेलर ने करीब 1150% का मुनाफा कमाया। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, 1150% का मुनाफा, यानी 11 गुना ज्यादा मुनाफाखोरी। आपके साथ दवा के नाम पर ये कितनी बड़ी लूट है, आप सभी अब समझ रहे होंगे। ऑर्डिनॉन MD4 mg का एक पत्ता हमें रिटेलर ने 53 रुपए का दिया। इसका पूरा पत्ता हमें होलसेलर ने 10 रुपए का दिया था। यहां रिटेलर ने 520% का मुनाफा कमाया।
ओमोक्सीक्लेव 625 का पूरा पत्ता रिटेलर ने हमें 193 रुपए का दिया, होलसेलर से हमें 80 रुपए में पूरा पत्ता मिला। यहां रिटेलर ने 242% का मुनाफा कमाया। आपको हम बिग वॉल पर दोनों बिल एक साथ दिखा देते हैं ताकि अंतर को आप साफ साफ समझ सकें किस तरीके से ये पूरा यहां पर खेल हुआ। ये देख रहे हैं आप 18 रुपए में, 19 रुपए में, और ये जो दूसरी लास्ट है 5 रुपये 39 पैसे में ये हमको रिटेलर के जो दाम है, ये होलसेलर के दाम में आपको बता रहा हूँ, रिटेलर के दाम ये हैं 183 रुपये, 192 रुपये और 53 रुपये। मित्रों, अब सुनिए दवा के 200 से 1100% तक का मुनाफा कमाने वाले रिटेलर कह क्या रहे हैं। ये एमोक्सिक्लेव की बात करें 625, ये हमने 80 रुपए में खरीदी है। और आपने भैया कितने रुपए लगाए हैं इसके? इसके लगे हुए ना 19 रुपये 21 पैसे एक गोली के, यानी 190 रुपये लगाए। 190 रुपये। और अगर हम इसकी बात करें, ये मोन्टास एल, ये 16 रुपये का मेरे को ये पड़ा है। तो फिर ये आपने कितने रुपए लगाए हैं इसके? इसके लगाए हैं आपके 180 रुपये। 180 रुपये। इतना ज़्यादा डिफरेंस का रीज़न क्या है? क्योंकि हम होलसेल रेट इतनी कम है, फिर रिटेल रेट इतनी ज़्यादा क्यों? सर वो मैम वो तो एमआरपी पे बेच सकते हैं ना वैसे, और फिर डिस्काउंट कर दिया हमने। एमआरपी जितनी रहेगी उतने में ही बिकेगी। हाँ। ये कैल्शियम एंड विटामिन D3 सिप्ला की है, ये है मेरे 30 रुपये का पड़ा है। ये आपने कितने का लगाया इसको? 104 रुपये। 104 रुपये, मतलब लगभग 70% का मतलब डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है हर एक दवा। बिल्कुल सही। चीन के प्रसिद्ध विद्वान लाओ त्सु ने कहा है कि लालच से बड़ा कोई विनाश नहीं है। दवाओं में मुनाफाखोरी वाला लालच मानव निर्मित विनाश है। मित्रों, सोचिए 200% से 1150% तक का मुनाफा, ये लालच की पराकाष्ठा है। ये लालच का नेटवर्क देशव्यापी और संगठित है। मुनाफाखोर मेडिसिन रैकेट के लालच को पूरी तरह समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि दवा को बनाने की लागत कितनी आती है, और जब हम इसे खरीदने के लिए रिटेलर के पास पहुंचते हैं तो हमें यह कितने में बेची जाती है। मित्रों, बुखार आने पर हम लोग आमतौर पर पैरासीटामोल 500 mg सॉल्ट की क्रोसिन नाम की दवा लेते हैं। बहुत आम दवा है जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया भी था। इस दवा के जरिए अब आप मुनाफाखोर मेडिसिन नेटवर्क के पूरे लूट तंत्र को समझिए। पहले क्रोसिन बनाने की लागत समझ लेते हैं। 2024 में क्रोसिन को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पैरासीटामोल बनाने के लिए कच्चा माल 2024 में 180 रुपए प्रति किलो मिल रहा था। 1 किलो कच्चे माल यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से 2000 टैबलेट बनती है, यानी एक टैबलेट को बनाने की लागत मात्र 9 पैसे है। अब आप समझिए, एक पत्ते में 15 टैबलेट होती है। 15 टैबलेट बनाने के लिए कच्चे माल का खर्च आता है 1 रुपये 35 पैसे, अन्य सामग्री का खर्च करीब 50 पैसे, दवा बनाने में लेबर और दूसरा खर्च करीब 80 पैसे, दवा की पैकेजिंग का खर्च 1 रुपये 50 पैसे, दवा की क्वालिटी टेस्ट पर लगभग 50 पैसे का खर्च, यानी कुल मिलाकर 15 टैबलेट का पत्ता बनाने में खर्च हुए करीब 5 रुपए। जिस कंपनी ने दवा बनाई उसका मुनाफा अगर 10% हुआ तो लागत हो गई 5 रुपये 50 पैसे। डिस्ट्रीब्यूटर का मुनाफा 10% जोड़ें तो लागत हुई 6 रुपए। अब इसमें रिटेलर का मुनाफा और ट्रांसपोर्ट का खर्चा 2 रुपए और जोड़ दीजिए तो ये 8 रुपए बनता है। लेकिन बाजार में क्रोसिन के 15 जो गोलियां हैं उनका एक पत्ता 2024 में बिक रहा था 30 रुपए का। सरकार की दखल के बाद इसे 18 रुपए के हिसाब से बेचा जाने लगा, यानी बनाने की लागत आई 5 रुपए, बाकी खर्च जोड़कर लागत आई 8 रुपए और बेचा जा रहा है 18 रुपए में, यानी 225% का मुनाफा। समझिए, जो दवा आपको 8 रुपए में मिलनी चाहिए थी वो 18 रुपए में मिल रही है। आपकी गाड़ी कमाई के पैसे दवा के नाम पर लूटे जा रहे हैं। मित्रों, एक और दवा की लागत के जरिए इस गणित को और सरल तरीके से समझ लेते हैं। डोलो 650 ये दवा बुखार और शरीर के दर्द के इलाज में काम आती है। मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया था, यह दवा माइक्रो लैब्स लिमिटेड बनाती है। डोलो 650 की एक स्ट्रिप में 15 गोलियां होती हैं। जिस केमिकल से यह दवा बनती है वो 180 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। मित्रों, डोलो 650 की 15 टैबलेट की एक स्ट्रिप बनाने में कच्चे माल पर करीब 3.5 रुपए खर्च होते हैं। बनाने का खर्च करीब 1 रुपये 20 पैसे होता है। पैकेजिंग पर खर्च करीब 1 रुपये 80 पैसे होता है। क्वालिटी टेस्ट पर खर्च करीब 70 पैसे होता है, बाकी खर्च 80 पैसे का होता है। यानी कुल मिलाकर 15 टैबलेट की स्ट्रिप 8 रुपए में बन जाती है। समझिए, डोलो 650 का एक टैबलेट जो है वो 50 पैसे से भी कम है। कंपनी के एक स्ट्रिप 12 से 14 रुपए तक बेची जाती है, यानी कंपनी सीधे 70 से 100% तक का मुनाफा कमाती है।
होलसेलर यही पत्ता 15 से 16 रुपए तक बेचते हैं, यानी करीब 8% का मुनाफा होलसेलर लेता है। रिटेलर डोलो 650 का 15 टैबलेट का एक पत्ता 34 रुपए का बेचता है, यानी जो दवा 8 रुपए की बनी वो हम तक पहुंचते पहुंचते 34 रुपए की हो गई, यानी 425% ज्यादा कीमत हो गई। चीन के प्रसिद्ध विद्वान कन्फ्यूशियस ने कहा है कि जो व्यक्ति संतोष नहीं जानता उसका लालच कभी खत्म नहीं होता। खत्म नहीं होने वाला यह लालच दवा कंपनियों से ही शुरू हो जाता है। जब हम केमिस्ट के काउंटर पर पहुंचते हैं तो मुनाफा वाला यह लालच कहीं 200%, कहीं 400%, तो कहीं 1200% तक बढ़ चुका होता है। मित्रों, जानते हैं सरकार इन दवा कंपनियों को तरह तरह की रियायत और छूट देती है। यह सब कुछ इसलिए क्योंकि हम लोगों को दवा जो है वो किफायती दाम पर मिले। आज आपको यह जरूर जानना चाहिए कि इन दवा कंपनियों को सरकार क्या क्या रियायत देती है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले बात जीवन रक्षक दवाओं की। सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी शून्य कर दिया है, यानी इन दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगता। सरकार चुनी हुई दवा कंपनियों को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देती है। इसके तहत कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए छूट और नकदी प्रोत्साहन मिलता है। जानते हैं रकम कितनी है? 2022-23 में 15,000 करोड़ का फंड तय किया गया था। मार्च 2025 तक सरकार इस योजना में कंपनियों को 37,306 करोड़ का प्रोत्साहन दे चुकी है। इस स्कीम में सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, अरविंदो फार्मा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इस नकद प्रोत्साहन के अलावा सरकार दवा कंपनियों को इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 81C के तहत छूट देती है। यह छूट उन कंपनियों को मिलती है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में होती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लाभ में 100% छूट मिल जाती है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में दवा कंपनियों को यूनिट लगाने के लिए कम कीमत पर जमीन मिलती है। साथ ही बिजली, पानी और दूसरी सुविधाएं भी रियायती दरों पर दी जाती हैं। दवाओं के लिए रिसर्च पर भी कंपनियों को छूट मिलती है। रिसर्च पर खर्च की गई रकम में 150% तक छूट शामिल है, यानी अगर किसी कंपनी ने रिसर्च पर 100 रुपए खर्च किए तो उसे 150 रुपए तक की छूट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा दवा कंपनियों को कई अन्य छूट भी मिलती है। बल्क ड्रग पार्क स्कीम के तहत 3,000 करोड़ का सपोर्ट दिया गया, जिसमें सरकार 70% तक का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट उठाती है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होती है। इनकम टैक्स में भी छूट है। इनकम टैक्स में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नॉट स्पेसिफिकली फार्मा कंपनी बट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए भी छूट दी गई है। मित्रों, डोलो 650 बनाने वाली माइक्रो लैब ने सिक्किम यूनिट में दवा बनाकर टैक्स में छूट ली, लेकिन इस छूट का फायदा आम आदमी को नहीं दिया। यह कोरोना के समय हुआ था। समझ सकते हैं मुनाफे के लालच ने इन कंपनियों और इनके मैनेजमेंट की सोच को कितना मानव विरोधी बना दिया है। दवा कंपनियों और मुनाफाखोर मेडिसिन रैकेट के इसी मानव विरोधी चेहरे को हम दिखा रहे हैं। जानते हैं इसका असर क्या हुआ? कई दवा कंपनियों ने हमें धमकाने की कोशिश की। मुनाफाखोरों के संगठित नेटवर्क ने हमें फोन किया, कहा हमारा नाम अपनी रिपोर्ट से हटा लीजिए। समझिए, पहले तो दवा के नाम पर आपकी हमारी कमाई लूटी। जब ये लूट पकड़ी गई तो डराने की कोशिश की। मित्रों, आम भारतीय से जुड़े इस मुद्दे पर हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें ग्राउंड पर जो मिला वो हमने दिखाया। हमने हमारे जागरूक डीएनए मित्रों ने जो जानकारी दी है उसकी पड़ताल भी हमने की। हमने सच दिखाया है, इसलिए हम रिपोर्ट से किसी कंपनी का नाम नहीं हटाएंगे। मित्रों, आपका भरोसा हमारी ताकत है। लेकिन आज एक और टिप्पणी हम आपसे जरूर शेयर करना चाहेंगे। मित्रों, हमारे सोशल मीडिया पर एक कमेंट आया। कमेंट में लिखा है, आप अपना ड्रामा बंद करो। मित्रों, इस रिस्पॉन्स को हम इग्नोर कर सकते थे, लेकिन हम इसे दिखा रहे हैं। हम ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप ये तय करें, क्या हम आम भारतीय के हित में मुनाफाखोर मेडिसिन रैकेट के खिलाफ हमारा ये अभियान आपको ड्रामा लग रहा है या एक गंभीर पहल लग रही है? सोचिए, जनहित की खबर को ड्रामा बताया जा रहा है, उस अभियान को ड्रामा बताया जा रहा है जिस पर केंद्र से लेकर कई राज्यों की सरकार ने एक्शन की बात कही है। आप में से हजारों लोगों ने हमारा साथ दिया है, अपना कीमती समय निकालकर हमारी मुहिम का समर्थन किया है। मित्रों, अगर हमारी ऐसी जनहित वाली खबर नहीं दिखाएं तो फिर हम क्या दिखाएं? क्या दिन भर युद्ध की खबरें दिखाते रहे? मीडिया का एक हिस्सा युद्ध की खबरें ही दिखा रहा है। जब ऐसी खबरें दिखाई जाती हैं तो लोग यही कहते हैं कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। जब हमने आपके लिए दवाओं के मुनाफाखोरों के खिलाफ स्ट्राइक की तो इस खबर को ड्रामा बताया जा रहा है। अब आप बताइए, ऐसी सोच वालों को क्या कहा जाए? एक जिम्मेदार मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते हम जनहित से जुड़े ऐसी खबर जरूर दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है कि तमाम तरीके की असमानताओं में स्वास्थ्य सेवाओं में होने वाला अन्याय सबसे चौंकाने वाला और अमानवीय है। मित्रों, दुर्भाग्य यह है कि देश में
ये धड़ल्ले से हो रहा है। मरीज दो तरफ से मारे जा रहे हैं। एक तरफ दवा की कीमत मार रही है, दूसरी तरफ दवा की मिलावट यानी नकली दवा। इस पर बड़ा खुलासा हम कल करेंगे, लेकिन आज हम अपने एक डीएनए मित्र का खास संदेश आप सभी से शेयर करना चाहते हैं। हमारे डीएनए मित्र मणिशंकर मिश्रा ने हमें एक सुझाव भेजा है। इन्होंने लिखा है, आप डीएनए में किसी विचारक या महान व्यक्ति का कथन बताते हैं तो कृपया उस हिस्से पर 2 मिनट तक रुक जाएं ताकि मैं नोटबुक में उस विचार को लिख सकूं। मैं अपने द्वारा आपके द्वारा लिखाए गए बताए गए सारे कथन और विचार डायरी में लिख लेता हूं। मिश्रा जी, हम कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन 2 मिनट का वक्त थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मित्रों, डीएनए मित्रों के ऐसे संदेश और सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य उपहार हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि जब भी आपको ऐसा कोई सुझाव, यहाँ तक कि शिकायत करने का भी मन करे, तो बिना किसी झिझक के आप हमें अपना संदेश भेजें। हम आपके सुझाव को मानेंगे और अपने डीएनए मित्रों के संदेश को दिखाएंगे। डीएनए में आज का संदेश, एक सभ्यता कभी युद्ध से नहीं खत्म होती, वो तब खत्म होती है जब इंसान अपने भीतर का इंसान खो देता है। इसलिए जब हालात कहे सब खत्म हो गया, तब आपका हौसला कहे यहीं से नई सभ्यता शुरू हो। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।